हेलो फ्रेंड्स, मैं आजाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाय आजाद सर में स्वागत है। दोस्तों की जैसा आपने देखा कि पिछले वीडियो में हम लोग क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस के थर्ड चैप्टर जिसका नाम समकालीन दक्षिण एशिया है, इसको समझने की हमने कोशिश की और ये जानने का प्रयास किया कि दक्षिण एशिया है क्या। तो पता चला दोस्तों कि हमने उसमें ये बताया कि दक्षिण एशिया जो है वो 7 देशों का एक समूह है जो 1998 के बाद दुनिया के सामने हाईलाइट होकर के तब उभरा जब यहाँ के दो देश भारत और पाकिस्तान ने 1998 में अलग अलग समय पर अपने आप परमाणु परीक्षण किया। तब दुनिया की नजर इस दक्षिण एशिया में टिकी और यहाँ आई और शक भी पैदा हुआ कि ये देश तो अपने आप में एक संघर्षशील है और यहाँ पे संघर्ष और तनाव की स्थिति बनी रहती है। तब दोस्तों हमने ये देखा कि यहाँ पर संघर्ष और तनाव की स्थिति क्या है। तो पता चला कि यहाँ पर संघर्ष और तनाव की स्थिति इन 7 देशों के बीच में बनी रहती है जो भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव हैं। तो पता चला कि इनमें आखिर संघर्ष और तनाव की स्थिति है क्या दोस्तों। तो पता चला कि कुछ देश तो ऐसे हैं जिनके अंदर सीमा विवाद और पानी यानी नदी के जल के लेकर के विवाद की स्थिति बनी रहती है। तो कुछ देश ऐसे हैं जहां पे आपस में विद्रोह की स्थिति बनी रहती है। तो कुछ देश ऐसे हैं जहां पे जातीय संघर्ष है और कहीं पर संसाधनों के बंटवारों को लेकर के भी है। अर्थात कुल देख करके हमने देखा कि संघर्ष का तनाव का स्थिति किन किन क्षेत्रों में है। तो नदी जल विवाद, सीमा विवाद, विद्रोह, जातीय संघर्ष और प्राकृतिक संसाधनों के बंटवारे को लेकर के भी कुछ न कुछ इन 7 देशों में आपस में संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। इसीलिए यह दक्षिण एशिया का जो देश है एक तनाव की स्थिति में रहता है और ये तनाव कहीं ऐसा ना हो कि परमाणु बम के में तब्दील हो जाए, इसीलिए दुनिया के देशों का इसको लेकर के चिंतित हुआ। ये चर्चाएं हमने उसमें की थी। आपके पिछले वीडियो में हमने 7 देशों को भी बताया था, हमने उनकी भौगोलिक कंडीशन भी समझाया था और हमने ये भी बताया था कि इन 7 देशों में कहां पर लोकतंत्र है और कहां पर लोकतंत्र कायम नहीं है, कभी रहता है तो कभी नहीं रहता है, और कौन सा देश सबसे पुराना लोकतंत्र है, किस देश को लेकर के भारत के साथ कौन कौन सी समस्या है। जैसे भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान, इन तीनों में सीमा विवाद और नदी के जल को लेकर के विवाद रहता है। तो भारत और श्रीलंका के बीच में संघर्ष, वो विद्रोह और जातीय संघर्ष को लेकर के स्थिति रहती है। तो नेपाल और भूटान के बीच में संसाधनों के बंटवारा और संवेदनशील परिस्थितियों को लेकर के संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। मालदीव के साथ ऐसा कुछ होता नहीं है क्योंकि वो समुद्र में अलग ही स्थिर है, लेकिन है दक्षिण एशिया के देश। इतना दोस्तों करने के बाद हम लोकतंत्र की ओर बढ़े थे और इतनी विकट समस्या के बावजूद भी दक्षिण एशिया के लोग लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं और उसको बार बार अपनाने की कोशिश भी करते हैं। दुनिया के मिथ्या को भी उन्होंने तोड़ा है कि दुनिया में एक मिथ्या है कि अमीर देश में ही लोकतंत्र हो सकता है। इसको हमने ठुकरा करके गरीब देश नेपाल, भूटान जैसे लोगों ने भी अपने यहाँ लोकतंत्र कायम किया है। तो दोस्तों हमने तो ये सारा का सारा आपके पिछले वीडियो में हमने बताया था। आज हमने उसमें कहा था लास्ट में कि अगले वीडियो में हम लोग पाकिस्तान की चर्चा करेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर नदी जल विवाद और पानी को सीमा को लेकर के विवाद है तो इसके अलावा अन्य और भी ऐसे कई साधन है जो जिनके बीच में विवाद रहता है। और कई बार भारत और पाकिस्तान के बीच में तो युद्ध भी हुए हैं, कई युद्ध हुए हैं, लगभग 4 युद्ध हुआ है। 1948 का युद्ध हो, 65 का हो, 72 का, 71 का हो या 1999 का कारगिल युद्ध ही क्यों ना हो दोस्तों, 4 युद्ध हमारे भारत पाकिस्तान के बीच में हुआ है। लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान कैसे स्वतंत्र होता है। आजादी मिली उसी 47 में, आजादी के बाद वहां राष्ट्रपति शासन चला, लेकिन उसके बाद वहां पे फिर सैनिक शासन आता है, फिर वहां तानाशाही आती है, फिर लोकतंत्र आता है, फिर तानाशाही आती है। इन परिस्थितियों में सरकार वहां स्थिर नहीं रहती है। तो इन सब बातों को हम इस वीडियो में दोस्तों देखने का प्रयास करेंगे। हो सकता है कि दोस्तों आपका ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन आप अगर धैर्य से पूरा देखेंगे तो पाकिस्तान से भारत के रिश्ते से लेकर के लड़ाई तक और विवाद की स्थिति सब कुछ एक एक पॉइंट में आपको क्लियर कर दूंगा और आपके सारे क्वेश्चंस यहां से सॉल्व होने की संभावना बने
चाहेंगे, सब सॉल्व करने में आप सक्षम हो जाएंगे। तो देखिए, भारत पाकिस्तान में लोकतंत्र की चर्चा के तहत हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पहला है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र या सैनिक तानाशाही। पाकिस्तान में कभी लोकतंत्र आता है तो कभी सैनिक तानाशाही चलती है। दोनों ही स्थितियों में यहाँ पर स्थिति बनी रहती है, कभी लोकतंत्र तो कभी सैनिक तानाशाही। कह रहा है कि पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था में सेना बहुत ही क्या है, प्रभावशाली है। वहां सेना का प्रभाव बहुत ज्यादा है। यही कारण है कि यहाँ बार बार सैन्य शासन व्यवस्था लोकतंत्र को कुचल रहा है। हालांकि ऐसी ही स्थिति बांग्लादेश में भी होती रही है। 1947 में आजादी मिलने के बाद सबसे पहले देश की बागडोर वहां के जनरल अयूब खान के हाथ में मिला। कहां के? पाकिस्तान के रहने वाले थे जनरल अयूब खान, उन्हीं के हाथ में बागडोर मिला और उन्होंने बागडोर संभाली। उसके बाद जनरल याहिया खान आए, ये सब तानाशाही लोग हैं। उनके बाद जनरल जियाउल हक और 1999 में परवेज मुशर्रफ, ठीक है, परवेज मुशर्रफ ने जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को हटाकर सैनिक शासन की स्थापना किया था। ये हमने जो 4 लोगों का नाम लिया दोस्तों, अयूब खान से लेके याहिया खान और याहिया खान से लेके परवेज मुशर्रफ तक, ये वो सैनिक तानाशाही लोग हैं, सेना के अध्यक्ष हुआ करते थे और लोकतंत्र को कुचल करके पाकिस्तान में सैनिक शासन को स्थापित करने में इन्होंने महारत हासिल की और लोकतंत्र को वहां क्या किया, कुचला गया। लेकिन फिर भी पाकिस्तान के लोगों को लोकतंत्र से आस नहीं टूटा। कभी वहां सैनिक हुआ, फिर उसको भी हटाया, फिर लोकतंत्र को भी लाया, फिर सैनिक आया, फिर लोकतंत्र को आया, लेकिन उम्मीदें आज भी वहां टूटी हुई नहीं है। इस प्रकार आजादी के बाद से पाकिस्तान में बार बार तख्ता पलट भी हुआ और सैनिक शासन भी स्थापित हुआ, लेकिन लोकतंत्र की आस नहीं गई। कुछ समय के लिए अवश्य जुल्फिकार अली भुट्टो, अब देखिए कुछ लोग आए जिन लोगों ने वहां पर क्या किया, लोकतंत्र के समर्थन में आए और लोकतंत्र को भी कायम किया। जैसे पीछे हमने कहा ना कि अयूब खान हो, याहिया खान हो, या फिर और हो, या फिर परवेज मुशर्रफ ही क्यों ना हो, इन लोगों ने लोकतंत्र को कुचला, सैनिक शासन लाई। लेकिन इसके बावजूद भी वो हमारा जुल्फिकार अली भुट्टो हो या बेनजीर भुट्टो हो या नवाज शरीफ ही क्यों ना हो या वर्तमान में कई लोग और भी हैं, ठीक है, इन लोगों ने वहां पर लोकतंत्र कायम करने का प्रयास किया। लोकतंत्र के लिए इन्होंने संघर्ष लड़ी, तो वहां पे कभी रहा, लोकतंत्र भी रहा। नेतृत्व में पाकिस्तान में लोकतंत्र सरकार कार्यरत रही, लेकिन जून 1913 में नवाज शरीफ के नेतृत्व में पाकिस्तान में लोकतंत्र सरकार की आशा बढ़ी, स्थापना हुई, परंतु 2017 में उन्हें वित्तीय भ्रष्टाचार के मामलों में पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कर दिया, दोषी ठहराया, जिसके बाद पद से हटाते हुए 10 साल को उन्हें सजा दे दिया गया। हालांकि जुलाई 2018 में पाकिस्तान में हुए आम चुनाव में इमरान खान दोबारा वहां पे लोकतंत्र कायम किए। ऐसा नहीं कि हार मान गए, इमरान खान आए और इमरान खान ने भी लोकतंत्र के पक्ष में हवा बहाया और लोकतंत्र उनका भी कायम हुआ, लेकिन उन्हें भी सत्ता से हटा दिया गया। सैनिक शासन फिर से आई, फिर से लोकतंत्र, फिर से सैनिक, फिर से लोकतंत्र, फिर से सैनिक। यही प्रक्रिया पाकिस्तान में चलते रहता है, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार की ना एक अपनी प्रॉब्लम है। वहां पे सरकार में ना 5 लोगों का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप है। एक भूस्वामी का है, एक धर्म गुरु का है, आतंकवाद का है, सेना का है, और धर्मगुरु, सेना, आतंकवाद, भूस्वामी और भी कुछ लोग हैं जिनका उसमें दबदबा रहता है। और इसी की वजह से पाकिस्तान में यही 5 लोग मिलकर के पाकिस्तान की सत्ता को चलाते हैं। जब मर्जी तो लोकतंत्र लाते हैं, तब मर्जी तो वहां पर सैनिक शासन लाते हैं। इन्हीं के वजह से वहां पे लोकतंत्र कायम नहीं रहता है। इनकी चर्चा दोस्तों हम आगे अगले चैप्टर में, अगले ही वीडियो में, इसी में आगे करेंगे। इमरान खान के नेतृत्व में भी लोकतंत्र सरकार का गठन हुआ, लेकिन 2022 में कायम थी, 22 तक कायम रहा। अभी वर्तमान में इमरान खान की सरकार को गिरा दिया गया। दरअसल पाकिस्तान में भी सेना का ही शासन कायम है, लेकिन सैनिक शासकों ने अपने शासन को लोकतांत्रिक शासन जताने के लिए
वहां पर चुनाव कराते रहते हैं कि नहीं नहीं भैया हम तो क्या हैं, हम तो लोकतंत्र ही लेकर चल रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र की आड़ में उस सैनिक शासन को लेकर के चलते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि पाकिस्तान भले 1947 में आजाद जरूर हुआ, लेकिन शुरू में सैनिक शासन रहा, फिर लोकतंत्र, कभी तो कभी सैनिक, तो कभी लोकतंत्र, तो कभी सैनिक। आज तक इसमें अस्थाई सरकार का गठन नहीं हुआ पाकिस्तान में कि कोई अस्थाई सरकार 20 साल 25 साल 30 साल तक लोकतंत्र को लेकर के चले। कोई 5 साल तो कभी 10 साल, तो उससे भी कभी कम लोकतंत्र रहा, और फिर से वहां पर सेना का शासन रहा, सेना का ही प्रभाव वहां पर हावी रहा। अब सवाल आता है दोस्तों कि पाकिस्तान में लोकतंत्र अस्थाई न रह पाए, इसके पीछे कारण क्या है? आखिर क्या वजह है कि वहां अस्थाई लोकतंत्र कायम नहीं रह पाता है? भारत भी तो 1947 में आजाद हुआ, 1972 में, बाद में 71 के बाद या 71 में ही कहिए बांग्लादेश भी तो बना, लेकिन वहां भी तो लंबे समय तक लोकतंत्र रहा। भारत में तो अभी तक लोकतंत्र है, कभी भी तख्ता पलट नहीं हुआ। आखिर क्या वजह है कि भारत में है और पाकिस्तान में नहीं है? दोस्तों ये बहुत ही यूपीएससी का, अरे ये सीबीएसई का एक फेवरेट क्वेश्चन है, सीबीएसई का एक फेवरेट क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है। पीछे आपके मिड टर्म में भी पूछा हुआ था और प्री बोर्ड में तो नहीं, आगे की संभावना कह नहीं सकते हैं, लेकिन बहुत ही ज्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र ना कायम होने के पीछे क्या कारण है। ठीक है दोस्तों, तो पाकिस्तान में अस्थाई लोकतंत्र कायम ना होने के पीछे कई कारण है, जिनमें से हम पहला कारण पढ़ते हैं, धर्म गुरुओं का राजनीति पर प्रभाव। वहां के जो धर्म गुरु हैं, जो धार्मिक लोग हैं, उनका राजनीति पर बहुत ज्यादा पकड़ है। तो वो राजनीति को क्या करते रहते हैं? अपने इशारे से चलाते रहते हैं, राजनीति को परिवर्तन करने की कोशिश करते रहते हैं, सेना से मिल जाते हैं और मिल करके तख्ता पलट करके वहां पर सेना को शासन स्थापित कर देते हैं। इस प्रकार दोस्तों हम देखते हैं कि यहाँ पर धर्म गुरु का भी असर पड़ा। तो पहला याद रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछने की संभावना बनी रहती है। इसलिए क्वेश्चन ये नहीं है कि मिड टर्म में पूछ दिया तो नहीं पूछे, क्वेश्चन का पैटर्न बदला है तो ये पूछा भी जा सकता है। तो धर्म गुरु का राजनीति पर प्रभाव है, राजनीति को हम परिवर्तन करते रहने की कोशिश करते रहते हैं, सेना से मिल जाते हैं, पहला। दूसरा, राजनीतिक दलों की आपसी खींचातानी। वहां पर राजनीतिक दलों की भी आपसी खींचातानी रहती है, कभी उनके साथ तो कभी इनके साथ, इसलिए सरकार वहां बदलते रहती है। तख्ता पलट की घटना आए दिन सुनने को मिलते रहता है। इसके बाद सरकार द्वारा अपनी स्वार्थ की पूर्ति, जो लोग भी जीत करके जाते हैं ना, वो देश के बारे में कम अपने बारे में सोचते हैं। वजह भी साफ है दोस्तों, रुपया लगाते हैं, पैसा लगाते हैं, चुनाव जीतते हैं, उन्हें लगता है कि क्या पता सरकार 2 दिन टिकेगी कि 10 दिन टिकेगी, इस बात की गारंटी नहीं है, इसलिए पहले जो पैसा आ रहा है स्वयं को लूट लो, जितना लगाए है उतना निकाल लो, फिर बाद में देखेंगे क्या हुआ, क्योंकि सरकार तो स्थिर रह नहीं पाएगी, तो अपना तो खर्चा जो किए वो तो निकालना पड़ेगा। इसलिए स्वार्थ पूर्ति, पाकिस्तान में ज्यादातर सरकारें अपने पार्टी के बारे में सोचती है, समाज और अर्थ के बारे में नहीं सोचती है, विकास पर बल नहीं देती है। तो हो गया ना, पहला क्या हो गया, धर्म गुरु। दूसरा हमारा क्या हो गया, वहां पे पार्टियों का स्थिर ना होना, अपनी स्वार्थ की बात करना। चौथा, अमेरिका द्वारा सैन्य शासन को प्रोत्साहन करना। अमेरिका भी कभी कभी उसमें सेना के लिए बढ़ावा देते रहता है, तो अमेरिका द्वारा पाकिस्तान में सेना को अनुसार चलाने में सेना को मदद करता रहता है। एक ये हो गया। भारत पाकिस्तान के कटु संबंध, दोस्तों ये सब आपने स्क्रीनशॉट लेकर के अपना वीडियो को रोक रोक करके देखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये चैप्टर होने जा रहा है, ये पार्ट सेक्शन होने जा रहा है। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के कटु संबंध भी है। भारत और पाकिस्तान के संबंधों के का फायदा सेना उठाती है। 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान परवेज मुशर्रफ ने भी इस बात को उठाया था, नवाज शरीफ की सरकार को वहां पर गिराया था। बार नवाज शरीफ को हटा करके परवेज मुशर्रफ का क्या हुआ था, राष्ट्रपति बनना तय था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम तो कारगिल जीत जाते, लेकिन नवाज शरीफ ने हमें इजाजत नहीं दिया, इसीलिए हम कारगिल हार गए, इनको रहने का हक नहीं है। और ये बात कहते हुए परवेज मुशर्रफ ने सत्ता से उन्हें हटा करके अपनी सैनिक शासन को स्थापित कर दिया। और फिर आगे तो उनको जो हुआ सो आप हम सब जानते हैं क्या प्रक्रिया रही। लेकिन हमने ये 5 कारण देखा, और भी 2 कारण है जिसकी वजह से सरकार स्थिर नहीं रहती है। छठा है भूस्वामी और जमींदारों का प्रभाव रहता है वहां पे।
अगर कोई सरकार उनके खिलाफ जाती है, किनके खिलाफ, भूस्वामी और जमींदारों के खिलाफ जाती है, तो ये लोग क्या करते हैं, विपक्ष को और सेना के साथ पैसा दे करके अपना प्रभाव जमाते हैं और सरकार को गिरा देते हैं। इसलिए भी वहां सरकार स्थिर नहीं रहती है। साथ ही साथ आतंकवादियों का शरण स्थली भी है पाकिस्तान में। राजनीति में आतंकवाद भी शामिल है। पाकिस्तान अपनी धरती पर आतंकवाद को पनाह देता रहता है। पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन चलाने के लिए कोई खास अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी नहीं मिल पाता है और इसके वजह से वहां सरकार नहीं रह पाती है, जिसके कारण सेना हावी हो जाती है और पाकिस्तान में राजनीतिक दल भ्रष्ट हो जाते हैं। 1966 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ था जिसे हम ताशकंद समझौता के नाम से जानते हैं, जो 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ उसके बाद हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार आपने देखा कि 7 ऐसे मुख्य कारण है जिन कारणों की वजह से भारत पाकिस्तान में लोकतंत्र कायम नहीं रहता है। और ये क्वेश्चन दोस्तों डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका पूछा जाता है कि वो कौन से कारण है जिसके वजह से पाकिस्तान में सरकार अस्थिर आती है, तो आप उसमें बताइएगा। मुख्य कारण तो पहले 4 बताइएगा, जिसमें धर्म गुरु का प्रभाव हो, ठीक है, भूस्वामियों का प्रभाव हो, तीसरा सेना का हस्तक्षेप हो, आतंकवाद का हो, और तब बता दीजिए कि अमेरिका का हस्तक्षेप हो या भारत और पाकिस्तान का कटु संबंध हो या स्वार्थ की भावना से जो राजनीति वहां काम करती है, पार्टी के प्रति उनका दृष्टिकोण नहीं रहता है। ये जो भी कारण 3-4 बाद में है, लेकिन शुरू के 4 कारण इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। इन्हीं पॉइंटों को अगर लिख करके एक्सप्लेनेशन कर देते हैं तो 4 नंबर के क्वेश्चन में 4 नंबर और 6 नंबर के क्वेश्चन में आपको 6 नंबर मिलेगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। अगला क्वेश्चन, तो दोस्तों हमने अभी तक इसमें कितना क्वेश्चन करा दिया, 2 क्वेश्चन कराया। एक तो कि भारत पाकिस्तान जब आजाद हुआ तो पाकिस्तान में शुरू से लेकर अंत तक कौन कौन से कब कब क्या क्या सत्ता रही और कैसे तख्ता पलट हुआ। फिर हमने दूसरा देखा कि उस तख्ता पलट के पीछे आखिर क्या कारण है जो पाकिस्तान में बार बार तख्ता पलट होते हैं। तो कारण निकल करके 6-7 कारण 8 कारण उभर करके सामने आया, जो हमने दोस्तों चर्चा किया। अब आता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के क्या कारण है। अब भारत और पाकिस्तान, पहले तो पाकिस्तान में ही सरकार स्थिर न रह पाई, उसका हमने कारण देखा। अब हम क्या देख रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या संघर्ष का कारण है, तनाव की क्या स्थिति है कि दोनों देश आपस में लड़ते रहते हैं और एक संघर्ष के लिए मजबूर रहते हैं, हमेशा संघर्ष में ही जुड़े रहते हैं। तो शीत युद्ध की समाप्ति के बाद ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि संघर्ष और विवादों का दौर अब समाप्त हो जाएगा। अब दुनिया में कोई न संघर्ष होगा न कोई विवाद होगा, समाप्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दक्षिण एशिया के 2 देश पाकिस्तान और भारत आज भी संघर्ष की तनाव को कई कारणों से झेल रहे हैं, जिसमें सीमा विवाद हो या नदी जल विवाद। ये तो दोस्तों हमने पहले भी कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा विवाद और नदी जल विवाद 2 मुख्य कारण है। नदी जल विवाद 2 ऐसे मुख्य कारण हैं जिसके वजह से दोनों ही देशों के बीच में तनाव की स्थिति बनी रहती है। अब देखिए, सीमा विवाद किसके, कश्मीर विवाद है। कश्मीर विवाद को भी लेकर के, कश्मीर को पाकिस्तान अपने यहाँ मांग कर रहा था, कश्मीर भारत को मिल गया, उसके भी बाद में उसने अटैक कर दिया और फिर परिस्थितियां वहां पर भी बिगड़ गई। ठीक है दोस्तों, तो कश्मीर का एक मुद्दा है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव है। स्वतंत्रता के समय भारत में 565 में से 565 से अधिक देशी रियासतें या रजवाड़े थे। ये तो हमने पहले भी आपको पढ़ा रखा है और आगे भी हम लोग इसी में सेकंड बुक में बहुत अच्छे से विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे कि 565 रियासतों को कैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत के एकीकरण में मिला करके भारत के उस सपने को पूरा किया जिसमें विविधता में एकता स्थापित करना था। ठीक है दोस्तों, तो रियासतें थे। अंग्रेज जब गए तब देशी रियासतों को निम्न अधिकार दे करके चले गए। अब जो ये देशी रियासत इसमें से थे, उनमें से उनको कुछ अधिकार उन्होंने दे दिया था। क्या अधिकार दिया जी, कोई देशी रियासत चाहे तो भारत में रह सकता। उन्होंने कहा 3 बातें कही थी कि अगर कोई चाहता है देशी रियासत, जैसे मान लीजिए कि जो भी रियासत थे ना, उसमें से कुछ ब्रिटिश प्रांत वाले थे और कुछ देशी रियासत थे, तो ब्रिटिश प्रांत वालों की तो आजादी हमको मिल गई, लेकिन जो देशी रियासत थे उनकी आजादी नहीं मिली। उनके सामने अंग्रेजों ने 3 विकल्प रखा।
नंबर 1, या तो चाहे तो आप भारत में रह सकते हैं खुशी खुशी, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर चाहे तो आप पाकिस्तान में भी जा सकते हैं, भारत कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, या फिर आप तीसरा चाहते हैं कि ना हम भारत में जाएं ना पाकिस्तान में जाएं, भारत में ही रह करके एक स्वतंत्र देश बना करके रहें, तो ये भी आप काम कर सकते हैं। इस प्रकार अंग्रेजों ने इन रियासतों को 3 अधिकार देकर के चले गए थे। अब इन्हीं 3 में से कुछ तो भारत में मिल गए, कुछ पाकिस्तान भी चले गए। अब कश्मीर को यह समझ में नहीं आ रहा था वहां के राजा हरि सिंह को कि हम भारत में मिल करके रहें या भारत से हम अलग हो जाएं, स्वतंत्र देश। उनके सामने कंफ्यूजन था कि अगर भारत के साथ रहेंगे तो भारत लोकतंत्र की बात करेगा, लोकतंत्र में चुनाव होगा, और जब चुनाव होगा तो राजा हरि सिंह राजा चुनाव में जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, इनकी बात को कहना मुश्किल था, क्योंकि वहां शेख अब्दुल्ला एक बहुत ही ताकतवर जननेता के रूप में थे। दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान जाते हैं तो मुस्लिम कंट्री होगा, हमको हटा करके वहां पे कोई मुसलमान को गद्दी पर बैठा देंगे। ऐसे में उनके सामने एक ही रास्ता था कि हम कश्मीर को आजाद रखें, और वही निर्णय लिए। आजाद रहने का भारत ने हस्तक्षेप नहीं किया, ये बात पाकिस्तान को समझ में नहीं आई, और पाकिस्तान ने 1947-48 के अंतिम समय में कश्मीर पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से कश्मीर के राजा हमारे पास आए और भारत में उसको विलय किया। फिर हमने बाद में उनके पीछा किया, सेना दिया, आगे गए, लेकिन पाकिस्तान कुछ इलाका हमारा जिसको पीओके कहते हैं, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, वो जीत लिया, जो आज भी विवाद का स्थिति बना हुआ है। एलओसी वहां पे एक सीमा है, सीमा नियंत्रण रेखा कहते हैं, उसको भी लेकर के विवाद बना रहता है। और इस प्रकार से कश्मीर एक मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच में शुरू से है, और आगे भी संभावनाएं देखते हैं क्या रहता है, खत्म होता है या नहीं होता है। तो देखिए यही औसत था, भारत में शामिल हो सकता है कोई भी देशी रियासत, चाहे तो पाक में भी जा सकता है, ये भी कहा उन्होंने, या कोई देशी रियासत चाहे तो दोनों देशों से अलग स्वतंत्र भी रह सकता है। कश्मीर के राजा हरि सिंह ने अलग स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया। 20 अक्टूबर 1947 को पाक समर्पित 5000 कबायलियों ने कश्मीर पर हमला कर दिया, और 24 अक्टूबर तक श्रीनगर के बिजली घर पर कब्जा कर लिया। कबायली श्रीनगर के आगे तक आ गए। ऐसे में राजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी, और भारत स्पष्ट किया कि कश्मीर एक अलग देश है, और कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया है, और ऐसे में भारत कश्मीर के लिए पाक से शत्रुता क्यों ले। तब जाकर के राजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय कर लिया और विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया, जिसके अनुसार कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बनकर रहेगा। और 27 अक्टूबर 1947 को भारत ने अपनी सेना कश्मीर भेज दी। भारतीय सेना ने कश्मीर पहुंचते ही कबायलियों को पीछे खदेड़ना शुरू कर दिया, और श्रीनगर के पीछे तक खदेड़कर कश्मीर का काफी भाग जो उन्होंने कब्जा कर लिया था उसको अपने हिस्से में कर लिया, और कबायलियों से मुक्त कराकर वापस ले लिया। परंतु फिर भी भारत के पीएम जवाहरलाल नेहरू ने 1948 में यूएनओ में इस मुद्दे को लेकर चले गए। यूएनओ ने सीज फायर यानी यथास्थिति जहां है वहीं रुक जाइए को बनाए रखने का निर्णय लिया, जिसका अर्थ यह था कि जो जहां है वहीं रुक जाए। यूएनओ के यथास्थिति के निर्णय के कारण कश्मीर का एक भाग लगभग इतना पाक के कब्जे में चला गया, इसे पाक को पीओके बोला जाता है, अर्थात पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसे हिंदी में हम लोग पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहते हैं, वो ले लिया। और इस प्रकार से कश्मीर कुछ उनके पास चला गया, जिसकी राजधानी मुजफ्फराबाद है, और आज भी ये एक विवाद की स्थिति के दौर से गुजरते रहता है, और आज भी भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर के विवाद है। इसके बाद दोस्तों दूसरा विवाद क्या है? हथियारों की होड़ है।
हथियारों की होड़ भी दोनों विवाद करता है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के दुश्मन हैं। तो दोनों ही एक दूसरे को हथियार के मामले में नीचे दिखाना चाहते हैं कि मेरे पास सबसे ज्यादा हथियार है तो आपके पास भी हमारे पास से ज्यादा हथियार नहीं है। और ऐसे में दोनों के बीच में तनाव की स्थिति बनी रहती है। सामरिक मसलों जैसे कि सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण हो तथा हथियारों की होड़ को लेकर के भी भारत और पाकिस्तान के बीच तानातानी रहती है, क्योंकि दोनों ही देश एक दूसरे से नफरत करते हैं, दोनों ही एक दूसरे से ज्यादा हथियार रखना चाहते हैं। जैसे भारत जब राफेल खरीदा तब पाक भी चीन के पास गया और 1990 के पास गया और जाकर के उससे वो भी खरीदा। 90 के दशक में दोनों देशों ने अपने अपने आप को परमाणु संपन्न राष्ट्र भी घोषित किया। हमने बताया भी पिछले वीडियो में कि 1998 में इधर पाकिस्तान भी परमाणु परीक्षण किया तो इधर भारत भी परमाणु परीक्षण अपना दूसरा किया। 1998 में भारत ने पोखरण में और पाक ने चगताई की पहाड़ी में परमाणु परीक्षण की थी। इस प्रकार दोनों ही देश हथियारों के मामले में एक दूसरे को हमेशा नीचे दिखाने का प्रयास करते रहते हैं और इसी नीचे दिखाने की प्रयास की प्रक्रिया में दोनों देशों के बीच क्या होता है, दुश्मनी बनी रहती है। ठीक है दोस्तों, मेरी आवाज थोड़ी कभी कभी बढ़ जाती है क्योंकि बड़ी मजा आता है हमें पढ़ाने में और शायद आपको ये बात सुनने में भी अच्छा लगता होगा जब बात आपकी बिल्कुल ही कंसेप्ट क्लियर हो जाती होगी। तीसरा कारण क्या है दोस्तों, नदी जल विवाद। पहला हो गया कश्मीर विवाद, दूसरा हो गया हथियारों की ओर, तीसरा नदी जल विवाद सिंधु नदी के पानी को लेकर के है। चूंकि देखिए हमारे यहाँ ये जम्मू कश्मीर पड़ता है और सिंधु नदी यहाँ से निकलती है, जम्मू कश्मीर के ये पीओके वाले क्षेत्र के नीचे से होकर गुजरती है। अब कश्मीर का पाकिस्तान कहता है कि चूंकि कश्मीर का कुछ हिस्सा मेरे पास है इसलिए ये सिंध नदी जो है वो कश्मीर से होकर गुजरती है, पाकिस्तान में जाती है और कश्मीर हमारा है इसलिए सिंधु नदी का टोटल पानी हमारा होगा और इसी बात को लेकर के विवाद रहता है। हालांकि इसके लिए 1960 में भारत पाकिस्तान के बीच में एक सिंधु नदी जल समझौता भी हुआ जिसने में विश्व बैंक ने भूमिका निभाई थी। तो देखिए भारत और पाक के बीच नदी जल के बंटवारे के सवाल पर भी तानातानी है। हालांकि 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता से दोनों देशों के बीच सिंधु जल संधि पर दस्तखत हुए और समस्या को सुलझाने का प्रयास किया गया, लेकिन समस्या वही है जो हमने आपको बताया कि पाकिस्तान दावा करता है कि जम्मू कश्मीर मेरा है और चूंकि उधर से सिंधु नदी गुजरती है तो इसलिए सिंधु नदी का पानी टोटल हमारे पास आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, दरअसल सिंधु नदी भारत के केवल एक ही राज्य जम्मू कश्मीर से बहती है और पाक कश्मीर को अपना मानता है, इसलिए सिंधु नदी के सारे पानी पर वो अधिकार जमाना चाहता है। यही विवाद का मुख्य कारण है। ठीक है दोस्तों, स्पष्ट हो रहा होगा मेरे ख्याल से, आपकी सारी बातें क्लियर। चौथा हमारा गुजरात में सरक्रिक विवाद है। सरक्रिक के लेकर के कच्छ के रण में पाया जाने वाला ये भी विवाद है। जैसे जब हम गुजरात की बात करते हैं ना दोस्तों तो यहीं पर ये हमारा सरक्रिक पड़ता है जो सामरिक दृष्टिकोण से देखे जाए या संसाधनों को दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वहां मत्स्य पालन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि सरक्रिक को लेकर के 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच में भी एक युद्ध हो चुका है, जैसे कारगिल को कश्मीर को लेकर के 1948 हो या कारगिल युद्ध हो। ठीक है, तो अब देखिए कच्छ के रण गुजरात में सरकार की सीमा रेखा को लेकर के दोनों देशों के बीच भी मतभेद कायम है। समुद्री संसाधनों को भी लेकर दोनों के बीच मतभेद बने हुए हैं। इसका अधिकतर क्षेत्र गुजरात के क्षेत्र में आता है। 1965 में सरक्रिक वाले क्षेत्र को लेकर के युद्ध भी हो चुका है, मैंने बताया था। पांचवा क्या है, विवाद का कारण आतंकवाद है। भारत में पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देते रहता है, इसको भी लेकर के दोनों के बीच में विवाद है। तो अब आप देख लीजिए कितने हो गए, 5 में। पहला विवाद क्या हो गया जी, कश्मीर का। दूसरा हो गया हथियारों की होड़ का। तीसरा हमने क्या देखा अभी, तीसरा दोस्तों हमने अभी क्या देखा, तीसरा हमने देखा था यहां पर दोस्तों नदी के जल के विवाद को लेकर के। चौथा हमारा क्या था दोस्तों, सरक्रिक को लेकर के।
और पांचवा जो विवाद है वो है हमारा आतंकवादी गतिविधियों को लेकर के। तो दोस्तों याद रखिएगा, 5 कौन 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 हो गया, तो कश्मीर हो गया, हथियारों की होड़ हो गया, इसके बाद नदी जल विवाद हो गया, इसके बाद सरक्रिक हो गया, और इसके बाद हमारा पांचवा आतंकवाद हो गया। भारत का पाक पर यह आरोप है कि वह कश्मीरी उग्रवादियों को हथियार, प्रशिक्षण और धन देता है। भारत पर आतंकी हमले के लिए आतंकवादियों को प्रोत्साहित भी करता है, जैसे कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देना। इस बात को लेकर के भारत उस पर आरोप लगाता है। दिल्ली में आतंकवाद, पंजाब में आतंकवाद, 26 से 11 की घटना इत्यादि। वही दूसरी तरफ पाक भारत पर भी आरोप लगाता है, मतलब हम उसके ऊपर आरोप लगाते हैं और वो मेरे ऊपर आरोप लगाता है कि सिंध और बलूचिस्तान में भारत अशांति फैलाता है। बताइए ये बात मानने वाली है? लेकिन कहता है और समस्याओं को उकसाता है। इसके अलावा भी पाकिस्तान भारत में कई गतिविधियों के द्वारा भारत में अशांति फैलाना चाहता है। भारत में अस्थिरता लाना, 1980 में खालिस्तानी आतंकवादियों को भड़काना और हथियार देना, भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना ताकि भारत अशांति की दौर से गुजरता रहे। दक्षिण एशियाई देशों में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसकी अन्य सभी देशों से सीमाएं लगती भी है, जिसके कारण भारत का इन देशों के साथ कुछ मुद्दों पर मतभेद है, तो बहुत से मुद्दों या क्षेत्रों में सहयोग भी बना हुआ है। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में आपके साथ वो बात शेयर की जो पाकिस्तान के 2 मुद्दे पे हमने शेयर किया। पहला हमने ये देखा कि पाकिस्तान में लोकतंत्र कायम ना रहने के पीछे क्या वजह है, वो भी हमने 7 से 8 पॉइंट को देखा। और फिर दोस्तों हमने देखा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव के क्या कारण है, तो उसमें भी हमने 5 से 6 पॉइंट को देखा, जिसमें हमने सबसे पहले कश्मीर के मुद्दा, दूसरा हथियारों की होड़, तीसरा नदी जल विवाद, चौथा सरक्रिक, पांचवा आतंकवाद जैसे मुद्दे। इस प्रकार से दोस्तों कुछ ऐसे ही मुद्दे हैं जो भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव की स्थिति को जन्म देते हैं। दोस्तों निश्चित तौर पे आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों ये अच्छी वीडियो लगी होगी तो आप निश्चित तौर पे इसको शेयर अपने दोस्तों के बीच में करिएगा, एक लाइक जरूर करिएगा जिससे कि हमारा मनोबल बढ़ेगा, और एक छोटा सा काम जरूर कर दीजिएगा। लास्ट में मैं बोलता हूं इस बात को कि जब आप वीडियो देख रहे होते हैं तो शुरुआती दौर में इस काम को करने का प्रयास करिएगा। अगर आपने इसके नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का ऑप्शन आता है, आप उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा ताकि हमारा मनोबल बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत।